7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट ने इंडी गठबंधन को सुकून पहुंचाया है और इन नतीजों के साथ ही शुरू हो गई है यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहस। सवाल ये कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर कौन मारेगा बाजी। 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार चुके हैं। टारगेट 2027 में होने वाला यूपी विधानसभा का चुनाव है, मगर उससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव का लिटमस टेस्ट होना है। वैसे तो उपचुनाव में हार जीत से पार्टियों की ताकत पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन 24 के चुनावी नतीजों के बाद यूपी का विधानसभा उपचुनाव सुर्खियों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज खुद को साबित करने का है, तो अखिलेश यादव के लिए लोकसभा चुनाव में मिली जीत का मोमेंटम बरकरार रखने की चुनौती है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के सिलसिले में एक बड़ी बैठक की, जिसमें शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद शामिल हुए। अब 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मीटिंग होनी है, कार्यसमिति की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रदेश समिति को संबोधित करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ उपचुनाव के एजेंडे पर काम किया जाएगा। योगी इस सिलसिले में इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो संभावित कैंडिडेट के फीडबैक भी ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है। यूपी की जिन 10 सीटों पर आने वाले टाइम में उपचुनाव होना है, उनमें से 5 पश्चिमी यूपी की हैं, 2 सीटें अवध रीजन से हैं, 1 सीट सेंट्रल उत्तर प्रदेश तो 2 सीटें पूर्वांचल की हैं। यानी सारा जोर, सारी तैयारी, सारा फोकस उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को यूपी के इसी रीजन में सबसे तगड़ा डेंट लगा था। एनडीए का हिस्सा आरएलडी अब खैर सीट को जाट बहुल बताकर 2 सीटों की डिमांड कर रहा है, तो वहीं इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 3 सीटों की डिमांड रखी है, जिसमें से जो 2 सीटें हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। इन सीटों में मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, फैजाबाद की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी और कानपुर की सीसामऊ समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, तो गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर और फूलपुर बीजेपी के पास थे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी तो मिर्जापुर की मंझमा निषाद पार्टी ने जीती थी। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से 100 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है, जबकि अखिलेश यादव पीडीए के तहत फॉर्मूले सेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक राजनीति की। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इनके अलग भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। आपने काम नहीं किया। जनता ने ऐसी नकारात्मक राजनीति करने वालों को नकारने का काम किया। जब लोकसभा चुनाव था, बहुमत से दूर करने का काम किया। जनता का संदेश साफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरा, देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी, तो समाजवादियों को भी भरोसा है। अखिलेश यादव दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर लखनऊ के लिए जबरदस्त एक्टिव हैं। उनके लिए विधानसभा उपचुनाव क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह आसान रहेंगे या फिर पीडीए फॉर्मूला हिचकोले खाने वाला है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें अपनों के उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना है और उन सहयोगियों को भी साधना है जिनकी राजनीति वोट बैंक के हिसाब से चलती है। जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा को सुनिए। जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा अपनी दलीलों से अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को भ्रामक बता रहे हैं, तो अनुप्रिया पटेल बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
चिट्ठी लिख रही हैं। कभी नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का दावा करती हैं, तो कभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल नहीं लिए जाने पर संदेह जताती हैं। निषाद पार्टी के चीफ और यूपी के मंत्री संजय निषाद भी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार की नीतियों पर इशारों में सहमति नहीं जताते। 3 दिन पहले यूपी के पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रहे राजेंद्र प्रताप सिंह ने जो कुछ कहा, उसने भी योगी के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। तो सवाल यह है कि 2014 और 2019 में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जिस धुरी पर यूपी की सियासत आगे बढ़ रही थी, क्या वो अब 24 के नतीजों से जातियों पर केंद्रित हो गई है? क्योंकि बीजेपी के लिए सवर्ण वोटर जितना अहम है, उतना ही ओबीसी और दलित वोट भी मायने रखता है और विधानसभा के उपचुनाव में इसी स्ट्रेटजी को अमल में लाया जा सकता है। जिस तरह गाजियाबाद सीट पर बीजेपी किसी वैश्य को उम्मीदवार बना सकती है, तो दूसरी तरफ अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर किसी कुर्मी उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है। अलीगढ़ की खैर सीट पर जाट नेता को उतारने का पार्टी मन बना चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल भी अपने खाते में आने वाली सीटों में कुछ इसी तरीके के समीकरण को तवज्जो देने का एक तरीके से उन्होंने निर्णय किया है। हालांकि बीजेपी 10 सीटों में से कितनी सीटें अपने पास रखेगी, ये अभी तय नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम सबसे आगे है, तो कटहरी सीट से सांसद बनने वाले लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। कानपुर की सीसा मऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी को मैदान में उतारा जा सकता है और करहल से अखिलेश अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका दे सकते हैं। अखिलेश यादव बाकी सीटों पर पीडीए के तहत उम्मीदवार उतारने के मूड में हैं। हालांकि कांग्रेस की 3 सीटों की डिमांड का सॉल्यूशन निकालना उनकी पहली प्रायोरिटी है। समाजवादी पार्टी ये सीटें देने के पक्ष में है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में गठबंधन के तहत सीटें मिलने की शर्त पर 101% और 101% से भी कोई परसेंट हो तो निकाल लो। अच्छा, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कि जो भी उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे हमारे नेता और उस क्षेत्र की सभी जात के लोग, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका समर्थन है और समर्थन और सहयोग। मिल्कीपुर की सीट योगी आदित्यनाथ के लिए बदलापुर की तरह है। वो समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में हराकर एक साथ कई मैसेज देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का फोकस संविधान और आरक्षण को लेकर बनाए गए विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करने का है। ओबीसी और दलित वोट को वापस अपने पाले में लाने पर जोर है। पार्टी के अंदर भीतर घात पर कंट्रोल करना भी बीजेपी के लिए जरूरी है और नेताओं की वोटरों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ाना भी अहम मकसद है। इन कमजोर कड़ियों से पार पाने का सॉल्यूशन योगी आदित्यनाथ ने खोज लिया, तो फिर खोया हुआ आत्मविश्वास फॉर्म वापस आने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी उपचुनाव को लेकर कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही है।
और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई। बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। बंद कमरे से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक अखिलेश यादव पीडीए को धार दे रहे हैं, मगर जिन मायावती के वोट बैंक की बदौलत अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव में अपेक्षा से ज्यादा सफलता चखी, उन्होंने उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती यूपी की सभी 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। सांसद बन चुके चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी को सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। बीएसपी आमतौर पर कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है, इसीलिए माना जा रहा है कि अखिलेश के लिए उपचुनाव की डगर उतनी आसान भी नहीं रहने वाली, जितना उत्साह उनके कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। उत्साह में है, ये जानते हैं कि आगे अगर इसी तरह का रहा, जिस तरह का प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिस तरह की जुल्म जातियां लोगों पे हो रही, वही अगर चलता रहा तो हम उत्तर प्रदेश में 27 में बहुत भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने में सफल है। उपचुनाव में कुछ सीटें हमारी थी, कुछ बीजेपी की थी। हमारी जितनी थी उससे ज्यादा जीतेंगे हम। हो सकता है हम सारी सीटें जीतें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 में से एक सीट पर मुस्लिम चेहरा भी उतार सकती है और इस फॉर्मूले को ऐसी सीट पर आजमाया जा सकता है जहां समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत दबदबा कायम करती रही। ये संकेत विपक्ष के उस नैरेटिव को तोड़ने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है जिसमें बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की जाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।